गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर। बेटा आज करने जा रहे हैं साइंस, हिंदी मीडियम साइंस है, क्लास 7 विज्ञान। ठीक है, इसका चैप्टर कौन सा करने जा रहे हैं हम? फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज। अभी तक हमने साइंस स्टार्ट नहीं की थी हमारे किसी भी क्लास में। आज से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइंस। ये देखिए, ये आपकी साइंस की बुक है। ये आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पादपों में पोषण, यानी कि पादप क्या होते हैं और पोषण क्या होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अब कक्षा 6 में देखो, इसमें आता है जैसे कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन क्या है बेटा, आवश्यक है। यानी कि खाना है, खाते हैं जो हम भोजन लेते हैं वो क्या आवश्यक है। अगर वही नहीं लेंगे तो इंसान को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज इन्हीं से मिलते हैं। यही नहीं मिलेंगे तो जिंदा नहीं रहेगा इंसान। तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? पोषक भी कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः मानव एवं प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। किस पे रहते हैं बेटा? परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी विधि क्या है। पोषण की पादपों में जो विधि होती है वो क्या है? केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। किन किन की सहायता से बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी कि उनके वातावरण में। परिवेश क्या होता है? वातावरण बेटा। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों में रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी कि जो उनका ढांचा है उसमें वृद्धि होती है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनका देखभाल, उनका जो मेंटेन करनी होती हैं सारी चीज़ें, वो सब आती हैं। ठीक है, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, यानी कि ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने में इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए पोषण किसे कहते हैं तो आंसर ये होगा। ठीक है, पोषण की यह वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्व पोषण कहते हैं। अब स्व पोषण क्या होता है बेटा? मैंने अंडरलाइन किया, ध्यान से देख लें। जब क्या होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्व पोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब आपसे इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपके सामने। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रिया तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? यानी कि कहना चाह रहे हैं जो पादप होते हैं क्या उनकी कोई फैक्ट्री है? ठीक है, और उनकी क्या है, उनकी जो भागों में निर्मित होता है वो सभी भागों में निर्मित होता है, केवल कुछ विशेष ऐसे पार्ट्स होते हैं उन्हीं में होता है। ठीक है, और स्थानांतरण उनका जो मतलब उसमें जो चेंजिंग होती है उनको दूसरी जगह भेजते हैं, वो कैसे, उसका चक्कर है। ठीक है, अब चलते हैं 1.2 प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि किस प्रक्रिया के तहत वो कैसे संचरण करते हैं एक दूसरे में। ओके, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां। आप देखो पादप की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? खाद्य का काम करती हैं। ठीक है, फैक्ट्रियां। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियां तक पहुंचने चाहिए, यानी कि जो उसकी पत्तियां होती हैं उस तक जो कच्चा पदार्थ जैसे कि पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वो सब उस तक पहुंचना चाहिए।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं बेटा? मृदा में जो उपस्थित जल होता है उसको खींचते हैं और उसमें जो मूल तत्व होते हैं उनको भी अपनी तरफ खींचते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और तना होता है जो उसका, उससे कहाँ तक? पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा? प्रवेश करती है, यानी कि उनके द्वारा ही प्रवेश करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं उन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती हैं, यानी कि एक सीधा, यानी कि चलने वाला, निरंतर चलने वाला मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर 11 आएगा उसमें हम डीपली इस चीज को समझेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको मैं अंडरलाइन कर देखना। क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्या होता है देखो प्रक्रिया, जब ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद संश्लेषण में होता है, क्योंकि सूर्य ही क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में खाद संश्लेषण होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अतः हमने देखा होगा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? सारी चीजें। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी कि इकट्ठी की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है, यानी जमा हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि ऐसा नहीं है पेड़ पौधे हैं वही इसके वो हैं एकमात्र, सभी व्यक्ति को क्या बेटा? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य ही क्या एकमात्र स्रोत है सभी के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उसके बिना पृथ्वी पर कोई भी मानव हो, चाहे जानवर हो, जंतु हो, कोई भी हो, जीवित नहीं रह सकता। आगे चलते हैं बेटा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है, अब उससे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों से फिर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित होती है। मंड होता है उसको स्टार्च भी बोला जाता है, स्टार्च के नाम से जाना जाता है। अब देखो जाते हैं पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पर संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जो स्टार्च होता है वो भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब कुछ ये चित्र दिए गए हैं, देखो पत्ती की काट है बेटा, ठीक है। देखो ये उसमें ये रंध्र हो गई, ये द्वार कोशिकाएं होंगी, इनको द्वार कोशिकाएं बोलेंगे। और क्लोरोफिल क्या होंगे? ये देखो दिखाई। इसी प्रकार से क्लोरोफिल युक्त
कोशिकाएं दर्शाते हुए किस पत्ती का काट चित्र देखो। इसमें रंध्री द्वार क्या होगा, बिल्कुल अंदर, ठीक है। द्वार कोशिकाएं उसके बाहर की जो होंगी, और जो ये इसको घेरे हुए है पत्तियों को, या फिर पत्ती लगा लो तो ये क्या होगा, हमारा पत्ती होगा, ठीक है। अब नीचे एक चित्र और है, उसको भी ध्यान से देखें। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र देखो कितना। पत्तियों में क्लोरोफिल है, ठीक है, जल एवं खनिज है। अब सौर ऊर्जा कहाँ से मिल रही है हमें, पत्तियाँ इससे ग्रहण करती है, और किससे करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं राइट साइड। एक ही प्रकार के दो गमले लीजिए। अब ये उदाहरण देंगे कि हम किस प्रकार क्या कर सकते हैं। एक को अंधकार में, इनके अंधेरे में 72 घंटों के लिए रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए, यानी कि बाहर रखिए, ठीक है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन प्रशिक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, और पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन प्रशिक्षण कीजिए, ठीक है। अपने प्रशिक्षण अपनी नोटबुक में लिखें, जो आप स्टेप करते जा रहे हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं। हरी पत्तियों के अंतरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का परिच्छेदन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपकी यानी कि काई जैसे पादप दिखे होंगे, सभी में देखिए बेटा, जरूर मिलेंगे। पानी कई जगह कई बार ऐसा होता है भरा रहता है तो उसके ऊपर हरे हरा सा कुछ लग जाता है, उसको अवपकी बोलते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें शैवाल कहते हैं, ठीक है। कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब पत्तियां वो हरी क्यों दिखाई देती हैं, क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। अब चलते हैं बेटा, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। देखो सभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। किन किन से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़ों से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अंदर नाइट्रोजन भी होती है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, अब ये देखेंगे। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायु में कौन सी गैसीय अवस्था में क्या पाया जाता है, बेटा नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा क्या है, पाई जाती है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, छोड़ देते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरकें खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अब पूछा जाए, इससे आगे बढ़ते हैं कि इसकी विधियाँ कौन सी है, और जो अन्य विधियाँ बेटा डिफरेंट वो क्या है, ठीक है। पोषण भी किस प्रकार से किया जा सकता है इनका पोषण, ठीक है। अब कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे इसके क्या होते हैं, भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कौन सी प्रणाली का, विषम पोषी।
आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं में लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है। क्या है बेटा? अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय में इनकी चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ऐसा हुआ है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.8 में दिया गया है नीचे शी में। इसके घड़े गंध के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक क्या है बेटा? रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाते हैं, उनके अंदर लिपट जाती हैं आकृति में भी। ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको? इनके छिद्रों में इस प्रकार से फिर वो उलझ जाते हैं। अब चलते हैं। बीज फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले पादप क्या होते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अब जो इनका भक्षण करते हैं, खा जाते हैं। वीनस फ्लाइट या संड्रू कीटभक्षी पादपों के कौन कौन से उदाहरण हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी पोषक तत्व नहीं मिल सकते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जिनकी यानी उन्हें ज़रूरत होती है, वो भी उन्हें क्या है, मिल नहीं पाता है बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मृत जीवी क्या होते हैं? आपने बाजार में छत्रक या मशरूम देखा होगा। ठीक है, उसकी आकृति कैसी होती है और वो कैसे होते हैं? काले पड़ जाते हैं अगर थोड़ी देर अगर गीले कर दिए, उनको पानी में भिगो के रख दिया जाए। ठीक है, वो ज़्यादा दिन तक रहते भी नहीं है। दिखते देखे होंगे वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों पर या छाल पर छापे के समान संरचनाओं के गुच्छे में आपने देखे भी होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु में किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कैसे होते हैं और किस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, अब चलते हैं ब्रेड का उदाहरण ले लेते हैं, इनकी डबल रोटी का। ठीक है, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोई जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी लेंस की सहायता से इनका क्या कीजिए बेटा? अवलोकन कीजिए, देखिए। अपने प्रशिक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव आपको रुई के दागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। ये देखें, ब्रेड भी हुई है, ये ऐसी थी, ऐसे हो गई। ठीक है, और जो छत्रक के पैकेट थे वो देखो, इस जो मशरूम होती है इस प्रकार से लगती है, उसको साफ किया जाता है, सड़ी गली जो नहीं होती है। लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? हमें मशरूम से मिलता है, इसलिए मशरूम हम खाते हैं। ठीक है, यह जीव कवकीय फंजाई कहलाते हैं। इन जीवों को क्या कहेंगे? कवकीय फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में क्या करते हैं बेटा? अवशोषण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी
मृत एवं विघटित जैव पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या होते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। कवक अब कौन कौन से हैं? अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती हैं, उनकी वेस्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर क्या कीजिए? बातचीत कीजिए, उनकी चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ का उत्पाद कर बैठते हैं जो नम या उष्ण होते हैं तो वे अंकुरित होकर नए कवक को क्या देते हैं? बेटा जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, उन्हें खराब होने से रोक सकते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, सहजीवी संबंध रहते हैं। उदाहरण कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। लाइकोन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। एक को क्या कहते हैं बेटा? शैवाल, दूसरा कवक होता है। अब शैवाल और कवक हम दोनों पीछे पड़ चुके हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, खाद्य देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? किस प्रकार से होती है? क्या अपने किसानों को अपने खेतों में या अथवा माली को बगीचे के लॉन या एवं गमले में खाद एवं उर्वरक डालते हुए देखा होगा? क्यों डालते हो? देखो, क्या आप जानते हैं कि वे उन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, उनकी बिल्कुल कम होती चली जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पूछा जाए कि क्या क्या होता है, तो खाद में होते हैं नाइट्रोजन, उर्वरक, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग की जाने के कारण मृदा की मात्रा में क्या होती है बेटा? धीरे धीरे कमी आती है, उनकी सहन शक्ति वो कमजोर होने लगती है। इसलिए क्या करते हैं, उसमें समय समय पर ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। हमें अपने पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जबकि वायु में नाइट्रोजन की गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो खुद नहीं बनाती। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, जो दालें होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं और सहजीवी संबंध की इंटररिलेट करते हैं उनके साथ। इस संबंध का किसानों के लिए क्या बेटा? विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। दो परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पदार्थों में पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमयोगी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या आप कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम
परपोषी होते हैं, यानी कि बिल्कुल आंशिक रूप से, थोड़े सी रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसा है। ये देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें। अब प्रमुख शब्द कौन कौन से आए थे इसमें? सवपोषी आया था, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीट पक्षी, पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी, संबंध और त्वक, ये सारे वर्ड आए हैं। अब देखते हैं ये केवल। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी बुद्धि, वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, करते हैं बेटा। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रकरण द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। यस, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल पदार्थ, रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ये भी हमने पढ़ा है बेटा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से क्या बेटा आवश्यक है, जरूरी है, आवश्यक, इसकी हमें आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या उत्पाद हैं? प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा और ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उसकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, यानी जीवित रखने के लिए। कवक अपना पोषण अपघटित और मृत जो जैव पदार्थों से क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी है, पढ़ा था अभी। अमरबेल क्या है? पादप परजीवी है। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, उन्हीं पे आश्रित रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। अब इसी में जो भी डेफिनेशन वगैरह वो आपके सामने है, ठीक है, सारी आ गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।